अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन आती है वो कुछ इस तरह की है कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर टेंडेंसी टू चेंज इज जीरो। यानी इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ जो चेंज होने की टेंडेंसी है वो जीरो होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये है कि हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ते हुए आते हैं। हम पहले मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसपे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वालिटी आती कैसे है? ये इक्वालिटी इस तरह से आती है कि हम कहते हैं कि पहले किसी रीजन की वजह से डिमांड और सप्लाई जो है उनमें गैप था। लेट्स सपोज शॉर्टेज की सिचुएशन थी। ठीक है। और फिर आपकी प्राइसेस एडजस्ट हुई, डिमांड और सप्लाई में एडजस्टमेंट हुई और एडजस्टमेंट होते होते एक पॉइंट वो आ गया जिसपे इन दोनों की इक्वालिटी आ गई। यानी इक्विलिब्रियम आपकी एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर अगर आप पहुंच जाएं तो उसके बाद आप फिर वहां से वो आपका जो चेंज होता है वो वहां पे जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। फिर आप वहां से जो है एक स्टेबल पॉइंट है जहां से अगर आप फर्दर कहीं डेविएट करेंगे तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। ठीक है ना। यानी वो आपका सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है। ऑप्टिमल पॉइंट होगा, बेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन दे देता है गुड्स एंड सर्विसेज के, जो कि अगर कंज्यूमर कंज्यूम करे तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो क्या होगी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हमें एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बता रहा होता है। तो डेफिनेशन हमें ये कहती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है आउट ऑफ हिज गिवन मनी इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। देखें, इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है। वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज और यही इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को जो है एक आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है। तो हम सबका यही ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने गिवन रिसोर्सेज में रहते हुए हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए, हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो कंज्यूमर को आप जितनी कमोडिटीज देते जाओगे, वो जितनी कंजम्पशन करता जाएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप मैक्सिमम का वर्ड यूज कर रहे हो, इट मीन्स कि कोई ना कोई कंस्ट्रेन है जिससे आगे कंज्यूमर नहीं जा सकता। ठीक है ना। मैक्सिमम इटसेल्फ एक कंस्ट्रेन शो कर रहा होता है। और वो क्या कंस्ट्रेन है? वो ये कंस्ट्रेन है कि कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो लिमिटेड इनकम है। तो अपनी इनकम में रहते हुए और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज भी ऑफ कोर्स आपकी परचेजिंग पावर बना रही होती है। अगर कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मनी, इनकम और प्राइस ऑफ कमोडिटीज ये दोनों मिलके कंज्यूमर की क्या बना रही होती हैं? परचेजिंग पावर बना रही होती है। तो कंज्यूमर अपनी परचेजिंग पावर में रहते हुए अगर एक ऐसा ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करे जो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली कैसे देखा जाता है? तो इसके लिए आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन के, और ये सेटिस्फेक्शन हम किस कॉन्सेप्ट में देखते हैं? ये हम सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं इंडिफरेंस कर्व के अंदर, जो कि हमें बताता है कि कंज्यूमर जो है वो किस तरह जो है वो बंडल ऑफ कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है। और अपनी किस तरह अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा रहा होता है। तो जो सेटिस्फेक्शन है, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो आप इंडिफरेंस कर्व से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। जबकि अगर आप कंज्यूमर की परचेजिंग पावर देखना चाहते हैं तो वो किस कॉन्सेप्ट में आप देखते हैं? बजट लाइन के कॉन्सेप्ट में। और ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही डिटेल में प्रीवियसली एक्सप्लेन करे हैं, तो जिसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर इजीली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व हमें प्रेफरेंसेस शो कर रहा होता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन शो कर रहा होता है, और जो बजट लाइन है वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर शो कर रहा होता है। तो अगर हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ में प्लॉट कर दें तो हमें एक ऐसा पॉइंट पता चल जाएगा जिसपे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या हो रही होगी? मैक्सिमाइज। ठीक है। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करते हैं।
तो हमने अपने y एक्सिस पे गुड ए प्लॉट करा है, क्योंकि जाहिर है हमारे पास 2 डायमेंशनल ग्राफ है तो हम 2 ही कमोडिटीज ले सकते हैं, तो हम 2 गुड्स मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके पास बजट लाइन बनी हुई है, ठीक है, और इस बजट लाइन पे मैं इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करूंगी और हम वेरियस इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करके देखेंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सके कौन सा इंडिफरेंस कर्व जो है, कौन सा वो पॉइंट होगा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन शो करेगा। तो हमने यहाँ पे वेरियस इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर दिए हैं, IC0, IC1, IC2, IC3। तो हमारे पास वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स हैं और बजट लाइन है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको अपने जहन में रखनी है वो ये कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमें ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बता रहा होता है, वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर ही लोकेट करना चाहिए, यानी वो इनसाइड दी बजट लाइन कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इंडिफरेंस कर्व 1 पे यहाँ पे एक पॉइंट बना देती हूँ, पॉइंट ए। दिस पॉइंट ए कैन नॉट बी कंसिडर्ड ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि ये पॉइंट ए कंज्यूमर के बजट लाइन के अंदर आ रहा है। इट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड नहीं कर रहा, कुछ अनस्पेंड इनकम भी है, और वो इस अनस्पेंड इनकम को खर्च करके अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी इनकम जो है, अगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकता है तो वो कभी भी इस कॉम्बिनेशन पे कंजम्पशन नहीं करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट या ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन जो है वो पॉइंट हमेशा आपके बजट लाइन के ऊपर लोकेट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये जहन में रखना है। अब आपके पास बजट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं भाई ये इंडिफरेंस कर्व पे भी आपका बजट लाइन का पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज बी। ये भी आपके पास एक पॉइंट आ रहा है जो बजट लाइन के ऊपर है, यानी ये आपको बता रहा है कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है, तो इसको हम कह देते हैं पॉइंट सी। अगेन ये इंडिफरेंस कर्व भी बजट लाइन के ऊपर आ रहा है, इसको पॉइंट डी कह देते हैं, इसको पॉइंट ई कह देते हैं और इसको पॉइंट एफ कह देते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि भाई ये वो पॉइंट्स हैं जिसपे कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है। लेकिन इनमें से वो कौन सा पॉइंट होगा जिसपे कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन हो रही होगी वो मैक्सिमाइज हो रही होगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम पॉइंट बी देखते हैं। भाई देखिए, पॉइंट बी जो है वो आपका किस इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट हुआ हुआ है? पॉइंट बी प्लॉट हुआ हुआ है IC0 पर। अब IC0 क्या आपका हायर इंडिफरेंस कर्व है? नहीं। हम क्या IC0 से हायर इंडिफरेंस कर्व पर भी हमें कोई कॉम्बिनेशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। IC1 के ऊपर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन प्लॉट हैं। अगर मैं IC1 के कॉम्बिनेशन देखूं तो IC1 पर आपको कौन से 2 कॉम्बिनेशन प्लॉट हैं? पॉइंट E एंड पॉइंट C। और IC0 पे कौन से कॉम्बिनेशंस आपके प्लॉट हुए हुए हैं? पॉइंट B एंड पॉइंट F। देखिए ना, गौर से देखें कि भाई ये आपका इंडिफरेंस कर्व IC0 है, ठीक है। इस IC0 पर आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जो बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एक ये B और एक F, ठीक है। जबकि जो IC1 है इस पे कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? E एंड C। हमने अपने इंडिफरेंस कर्व की वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। अब जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होंगे, इट मीन्स कि कंज्यूमर को मोर गुड्स मिल रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें उसको दोनों कमोडिटीज ज्यादा मिल रही हैं। तो जाहिर है कि वो मोर इज प्रेफर टू लेस वाली बात है ना, कि आप मोर को हमेशा लेस पे प्रेफर करोगे। इसी वजह से हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन शो कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो पॉइंट बी एंड एफ हमने देखा कि भाई दिस कैन नॉट बी ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट हुआ हुआ है, ठीक है। तो जब उसको IC1 पे प्लॉट पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो कभी भी IC0 के B और F कॉम्बिनेशन को कंज्यूम नहीं करेगा। अब हम IC1 पे देखते हैं कि IC1 पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट C एंड E। क्या यही वो पॉइंट्स हैं जिसपे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो रही है, या हमें इससे ऊपर कोई इंडिफरेंस कर्व ऐसा मिल रहा है, ऐसा कोई हायर इंडिफरेंस कर्व मिल रहा है जो कि हम अपनी परचेजिंग पावर में रहते हुए जिस कॉम्बिनेशन को हम कंज्यूम कर सकते हो। तो जब हम देखते हैं तो हमें IC2 पे भी एक पॉइंट मिल रहा है विच इज अबव देन IC1। इट मीन्स के IC1 जो है वो IC0 से हाई सेटिस्फेक्शन दे रहा है क्योंकि वो इससे अबव प्लॉट हुआ हुआ है,
और IC2 की जो सेटिस्फेक्शन होगी वो IC1 से ज्यादा होगी। तो हमें जो पॉइंट डी मिल रहा है IC1 पे, सॉरी इंडिफरेंस कर्व 2 पे, ये वो हायर इंडिफरेंस कर्व है जो कि हमारी परचेजिंग पावर पे भी आ रहा है। और क्योंकि ये हम अपनी परचेजिंग पावर में रहते हुए एक पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है जिसमें कंज्यूमर की सारी इनकम भी स्पेंड हो रही है और कंज्यूमर की यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है। ये सेटिस्फेक्शन क्यों मैक्सिमाइज हो रही है, क्योंकि इसके बाद उसे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जो कि उसकी बजट लाइन में रहते हुए उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा हो। यानी लेट्स सपोज आप बोलें कि क्या वो पॉइंट ई, सॉरी इसको हम कह देते हैं पॉइंट जी, क्या वो पॉइंट जी पे कंजम्पशन कर सकता है जो कि IC3 पे प्लॉट है। जाहिर है यहाँ पे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो इस डी पॉइंट से ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये जी पॉइंट उसके लिए अनअटेनेबल है क्योंकि ये उसकी परचेजिंग पावर में नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसकी बजट लाइन में नहीं है। तो दिस पॉइंट जी इज अनअटेनेबल फॉर कंज्यूमर। ठीक है, तो पॉइंट डी वो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो कि कंज्यूमर अपनी परचेजिंग पावर में रहते हुए अटेन कर सकता है। इट मीन्स कि पॉइंट डी वो पॉइंट है जिसपे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो रही है। तो पॉइंट डी विल बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई हो। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जरा हम कंडीशंस देख लेते हैं। जो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं कि अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट देखना हो तो वो आप किस तरह देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट की ये पहचान है कि वहाँ पे जो बजट लाइन होगी इट शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है यानी आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन पे टेंजेंट होगा। ठीक है ना। अब हमने जो अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ग्राफ देखा था उसमें आप देखें कि बाकी सारे पॉइंट्स पर जो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व थे उन पे इंटरसेक्शन आ रही थी। देखिए यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है बजट लाइन पे, टेंजेंट नहीं हो रहा। इसी तरह पॉइंट सी पे भी इंटरसेक्शन मिल रही है, पॉइंट ई पे भी इंटरसेक्शन मिल रही है, पॉइंट एफ पे भी इंटरसेक्शन मिल रही है। सिर्फ पॉइंट डी ऐसा है जहाँ आपको टेंजेंसी मिल रही है, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, बजट लाइन से। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन कहती है कि भाई स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इन दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने इनकी वीडियोस में देखा था कि भाई इंडिफरेंस कर्व के स्लोप जो है वो किसकी इक्वल होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके इक्वल है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। ठीक है ना। जबकि बजट लाइन की जो आपका स्लोप है वो किसके इक्वल आता है, आपके रिलेटिव प्राइस रेशियो के इक्वल आता है पी एक्स ओवर पी वाई के। तो कह रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर इन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा। हमें किसी भी पॉइंट का अगर स्लोप फाइंड करना होता है, देखिए पॉइंट इटसेल्फ उसका स्लोप नहीं हो सकता, लेकिन पॉइंट हम इस सेंस में बोलते हैं कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें जो कि बहुत ही क्लोज हो, जो कि तकरीबन आपको एक ही पॉइंट नजर आए, लेकिन अगर आप उसको क्लोज करके देखें तो आपके पास एक स्मॉल लाइन आ रही हो। ठीक है ना, या क्योंकि स्लोप हमेशा चेंज कर ही फाइंड किया जा सकता है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट आ रहा है, हम अगर इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके स्लोप को फाइंड करने का तरीका ये है कि हम इस पॉइंट से टेंजेंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व के इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर भी है और ये पॉइंट बजट लाइन पर भी है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इंडिफरेंस कर्व पे ये जो पॉइंट है इसका स्लोप बजट लाइन के स्लोप की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो कि टेंजेंट होती हुई जाएगी। ठीक है, टेंजेंट होती हुई जा रही है, यानी सिर्फ एक इस पॉइंट से टेंजेंट करते हुए जाएगी। अब आप गौर से देखें कि क्या ये जो मैंने इंडिफरेंस कर्व के स्लोप फाइंड करने के लिए टेंजेंट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये लाइन एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे कि बजट लाइन आ रही है आपकी। अगर ये एग्जैक्ट सेम आपकी लाइन आ रही है, ना इससे फ्लैटर है ना स्टीपर है, इट मीन्स कि इन दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। देखें अगेन मैं आपको ये बात बता रही हूँ, और समझिएगा इस बात को। देखिए आपके पास ये बजट लाइन बनी हुई है आपने, ठीक है ना,
अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ रहा है ये बजट लाइन पे भी आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व पे भी आ रहा है। तो अगर आप इस बजट लाइन पर एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो वो तो ऑफ कोर्स आपके पास बिल्कुल ऐसी लाइन आ जाएगी जैसे कि ये बजट लाइन है, क्योंकि ये बजट लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमने क्या किया, हमने इस पे एक इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करा जो कि इस पॉइंट से टेंजेंट करता हुआ जा रहा था। हमने बोला कि ये पॉइंट इस इंडिफरेंस कर्व पर भी आ रहा है और इस पॉइंट का इंडिफरेंस कर्व पे स्लोप फाइंड करने के लिए हमने एक टेंजेंट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी। जब हमने ये टेंजेंट करते हुए लाइन ड्रॉ करी तो ये लाइन एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी थी जैसे कि बजट लाइन है, और दिस थिंग इंडिकेट दैट स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड डिफरेंस कर्व इज इक्वल एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखें अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप इसके कोई भी दोनों दूसरे कोई पॉइंट्स देख लें कि ये पॉइंट बी क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह सकता है। अब क्या अब हम इसको सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम पॉइंट बी जो कि इंडिफरेंस कर्व पर भी आ रहा है और बजट लाइन पर भी आ रहा है, इस पॉइंट बी का स्लोप फाइंड करने के लिए हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो टेंजेंट लाइन आ रही है ये स्टीपर है देन दिस बजट लाइन। ठीक है, ऐसे ही आपको शो हो रहा है कि ये जो टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये स्टीपर है और बजट लाइन क्या है, फ्लैटर है। इट मीन्स के यहाँ पे जो आपके पास स्टीपर लाइन आ रही है इट मीन्स कि उसका स्लोप ज्यादा है, यानी स्टीपर लाइन किसकी आ रही है, इंडिफरेंस कर्व की। तो पॉइंट बी पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन है बजट लाइन के स्लोप के, यानी पी एक्स ओवर पी वाई। इसी तरह पॉइंट सी पे भी जो आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे डिफरेंस कर्व पर वो स्टीपर होगी देन बजट लाइन। तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन पी एक्स ओवर पी वाई आ रहा है इट मीन्स कि आप गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा के और गुड वाई की कंजम्पशन को कम करके अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। देखिए ना, बी से सी पे आप आए तो एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज हुई, वाई की कंजम्पशन थोड़ी कम हुई। अब आप फर्दर सी से डी पे आएंगे जो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, तो आप देख रहे हो कि एक्स की कंजम्पशन आपने फर्दर बढ़ाई है और वाई की कंजम्पशन कम करी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पॉइंट ई और एफ पे देखें तो पॉइंट ई पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो फ्लैटर आ रही है देन बजट लाइन। इट मीन्स के पॉइंट ई और एफ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस देन है पी एक्स ओवर पी वाई के। ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप फ्लैटर आ रहा है, उसकी टेंशन लाइन फ्लैटर आ रही है, इसका मतलब है उसका स्लोप कम है बजट लाइन के स्लोप से, क्योंकि बजट लाइन की जो लाइन आ रही है वो स्टीपर है। ठीक है, तो पॉइंट ई और एफ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस देन है पी एक्स ओवर पी वाई के, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए एक्स की कंजम्पशन को कम और वाई की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए। और अगर आप नोट करें तो लास्ट पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं कि देखें अगर आप कोई एक कमोडिटी यानी गुड ए जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और गुड बी बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये भी आपके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा। तो कंज्यूमर नॉर्मली क्या कर रहा होता है, एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ले रहा होता है दोनों गुड्स के जो कि उसकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मजीद आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।